हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के वो सारे कंप्लीट जो है पीडीएफ के साथ में कंप्लीट वीडियो है। और यह एक एक झलक सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है और पहले आया है। सबको कंप्लीट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को देखेंगे, एक आध क्वेश्चन नहीं, कंप्लीट देखेंगे। और ये आखिरी वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 21 से 22 वाले के लिए, तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, रिवीजन हो जाएगा एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, कम्युनिटी हेल्थ का उद्देश्य लिखे, कम्युनिटी हेल्थ होता क्या है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि समुदाय के लोगों को उसके ज़रूरत, उसके समस्या, उसके स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल को जो है करना ही जो है सामुदायिक स्वास्थ्य कहलाता है, जिसमें प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और प्रोमोटिव 3 तरह के सेवा शामिल है। समझ गए। चलिए, ये हो गया। उद्देश्य क्या है आप लोग जानते हैं, बीमारी को रोकना, टीकाकरण देना, जो है वायरल संक्रमणों को रोकथाम करना, समस्याओं को सुलझाना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, ये सब है। आप सभी से पूछ सकता है कि स्वास्थ्य के जो है निर्धारित करने वाला तत्व को बताइए। सामुदायिक स्वास्थ्य को कौन कौन से तत्व है जो निर्धारित करता हो कि जिसके कारण स्वास्थ्य सही रहेगा या गलत रहेगा। ठीक है, अनुवांशिक कारण, इसके कारण भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। रेस, प्रजाति, मतलब बहुत सारे प्रजातियां होते हैं, तो ये अलग अलग प्रजातियां में अलग अलग जो है स्वास्थ्य भी जो है भूमिका निभाता है। सब उम्र में अलग अलग स्वास्थ्य देखभाल भी होता है। पर्यावरण भी इफेक्ट करता है लोगों के स्वास्थ्य पर। ठीक है, लाइफ स्टाइल कैसा है ये भी अहम भूमिका निभाता है। आपका हेल्थ सेवा जो है कैसा है ये भी निर्भर करता है। और अन्य निर्धारक तत्व हो सकता है जो स्वास्थ्य को, कम्युनिटी स्वास्थ्य को, समुदाय स्वास्थ्य को जो है प्रभाव डालता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, स्वास्थ्य के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। स्वास्थ्य के वर्गीकरण पूछेगा तो आप लोग को पता होना चाहिए स्वास्थ्य जो है अलग अलग तरीके से जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य जो है देखा जाता है। जैसे शारीरिक या इसी को भौतिक स्वास्थ्य कहते हैं, जो कि शारीरिक रूप से प्रॉब्लम को बोला जाता है। ठीक है, मानसिक होता है जिसमें मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है। सामाजिक हेल्थ होता है जो कि समाज के विकास, समाज के जो है स्वच्छता के बारे में इसमें जो है पढ़ना पड़ता है, मनुष्यों के बारे में। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से जो है आपका स्वास्थ्य होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य। ये वर्गीकरण है स्वास्थ्य का। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के कौन कौन से आयाम हैं, आयाम को बताएं। ठीक है, तो एक होता है फिजिकल डायमेंशन, शारीरिक आयाम, जिसमें बॉडी से रिलेटेड चीज़ों को जो है शामिल किया जाता है। ठीक है, दूसरा है स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक। अब कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जिसको लोग जो है अपने अध्यात्म से जोड़ते हैं, तो यह जो स्वास्थ्य के एक आयाम आध्यात्मिक भी है। मानसिक आयाम भी होता है, सामाजिक आयाम भी होता है, वातावरणीय आयाम भी होता है, जो ये सब निर्धारित करता है क्या चीज़ का, स्वास्थ्य का। आयाम मतलब कि निर्धारित करने वाला तत्व कि स्वास्थ्य आपका किसके होने से सही होगा और इसके प्रभावित होने से गलत होगा, तो ये सब प्रभावित करता है स्वास्थ्य को। ठीक है, शिक्षा का आयाम, व्यवसायिक आयाम, तो ये सब डायमेंशन है हेल्थ का। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब मैं यहाँ पे रोग व्यवहार है, पता है ये सब। देखिए रोग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, तो जो मैं ऊपर आपको पढ़ा दिया कि 2 प्रकार के इसको प्रभावित करता है। किसी भी रोग को 2 तरीके से प्रभावित होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे है विभिन्न तरीके के जो है चीज़ें हैं। बाकी आप लोग को मैं ऊपर बता दिया हूँ कि स्वास्थ्य को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करता है, तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला चीज़ें मैंने आपको ऊपर में बता दिया। ठीक है, चलिए हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ें है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो है आपको हेल्थ केयर के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, कहेगा हेल्थ केयर क्या होता है, इसके उद्देश्य और बताइए। ठीक है, तो देखिए हेल्थ केयर आप लोग को पता है कि जिसमें स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को देखभाल किया जाए, बीमारी को दूर किया जाए, उन्नत स्वास्थ्य बनाया जाए। ठीक है, और साथ में जो है तमाम तरीके की चीज़ें जो है स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल दिया जाए, उसी को जो है हम लोग स्वास्थ्य देखभाल कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है अलग अलग स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, बीमारियों को रोकथाम करने के लिए, बीमारियों को समय पर निदान हो, स्वास्थ्य में पुनर्वास हो, पुनर्स्थापना हो और आवश्यक मरीजों का रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास किया जाए। यही जो है स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य होता है, इसीलिए स्वास्थ्य देखभाल किया जाता है। ठीक है, अब किसी भी स्वास्थ्य देखभाल का क्या विशेषता होता है, तो स्वास्थ्य जो होता है सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल जो है वह उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, ये जो है पर्याप्त होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, इसका व्यापक रूप होना चाहिए स्वास्थ्य देखभाल को, ताकि सबको मिल सके। साथ ही सस्ती होनी चाहिए, साथ ही यह साध्यता, फिजिबिलिटी होना चाहिए, जिसमें जो है सब तरह के लोग आकर इसका उपयोग कर सके, और सबके जो है संगत होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। ठीक है ना, स्वास्थ्य देखभाल सबके साथ जो है एक समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, हेल्थ केयर देख लिए। अब आपका एक और क्वेश्चन ज़बरदस्त पूछता है, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बताइए और प्राइमरी हेल्थ केयर के घटक बताइए। तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है आप लोग को पता है कि अल्मा आटा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य देखभाल को, प्राथमिक स्वास्थ्य
देखभाल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। उसमें बताया गया कि प्राथमिक देखभाल एक ऐसा आवश्यक देखभाल है जो सभी लोगों के लिए आसान और स्वीकार होना चाहिए, जिसमें सबका पूर्ण भागीदारी हो और लागत इतना हो कि वो जो है आसानी से इसका वहन देश और समुदाय कर सके। यही प्राइमरी हेल्थ होता है। प्राइमरी हेल्थ सबसे जो है फर्स्ट हेल्थ होता है, जहाँ पे प्राथमिक उपचार किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके घटक जो है 8 घटक है, इसका याद रखिएगा, महत्वपूर्ण घटक है, एलिमेंट आपसे पूछा जाता है बार बार प्राइमरी हेल्थ केयर का। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में 8 चीज़ें याद रखिएगा कि प्रथम शिक्षा दिया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा। दूसरा, खाद्य और पोषण के प्रोत्साहन किया देना। साथ ही सुरक्षित जल के आपूर्ति और आधारभूत स्वच्छता। मातृ एवं शिशु देखभाल और परिवार नियोजन। ठीक है, मुख्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण और स्थानीय बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण। 7वां है समान रोगों तथा चोटों का उपयुक्त उपचार। और 8वां है अति आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है वहाँ पे ये 8 चीज़ें जो है होता है, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा, खाद्य पदार्थों की पूर्ति में प्रोत्साहन, सुरक्षित जल, ठीक है, मातृ शिशु परिवार नियोजन, मुख्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण, स्थानीय इंडेमिक बीमारियों के रोकथाम नियंत्रण, समान कुछ चोटों का जो है इलाज और उपयुक्त उपचार, और कुछ आवश्यक दवाइयों का उपलब्ध होता है। तो ये 8 चीज़ें याद रखिएगा। ओके, चलिए प्राथमिक देखभाल के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्राइमरी हेल्थ होता क्या है, प्राइमरी हेल्थ में के घटक क्या है, और प्राइमरी हेल्थ का सिद्धांत बताएं। ये क्वेश्चन पूछेगा प्राइमरी हेल्थ होता क्या है, प्राइमरी हेल्थ का सिद्धांत बताएं, और प्राइमरी हेल्थ में नर्स की भूमिका बताएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो है 1984 में स्वास्थ्य संगठन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यह 5 जो है सिद्धांत दिया, मतलब अच्छी बातें दिया कि इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे न्याय संगत वितरण, सबके साथ जो है फर्स्ट जो देखभाल है प्राथमिक देखभाल, सबके साथ न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। समुदाय के लोगों को सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए इसमें। ठीक है, तभी तो व्यापक हो पाएगा ये, तभी तो सब ले पाएगा और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सभी चीज़ों का फायदा हो पाएगा। उपयुक्त तकनीक होना चाहिए वहाँ पे, रोकथाम पर फोकस देना चाहिए, और यह बहुआयामी समन्वय, मतलब अन्य क्षेत्रों के साथ समन्वय बनाकर रखना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या है, न्याय संगत वितरण, सामुदायिक सहभागिता, उपयुक्त तकनीक, रोकथाम पर फोकस, बहुआयामी समन्वय। तो ये 5 सिद्धांत है प्राइमरी हेल्थ केयर का। ठीक है, अब इसमें नर्स की भूमिका भी पूछ सकता है प्राइमरी हेल्थ केयर में, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में। देख लीजिए तो नर्स क्या क्या कर सकती है प्राइमरी हेल्थ में, प्रथम देखभाल में। कोई भी चीज़ होता है थोड़ा बहुत तो उसको प्राइमरी हेल्थ पर ही जो है देखभाल किया जाता है, तो उसमें नर्स क्या क्या भूमिका करेगी देख लीजिए। पहला है व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करेगी। जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे जो नर्स होगी वह जो है स्वास्थ्य का आकलन करेगी। वो जो है लोगों को सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि प्राइमरी सेंटर पर आइए और देखभाल करवाइए, इसके लिए जो है प्रोत्साहित करेगी। अन्य विकास कार्यक्रमों से समन्वय बनाए रखेगी अन्य विभागों से। साथ ही आपातकालीन और सामान्य चिकित्सा उपलब्ध करवाना इसका भूमिका होता है। महामारी संबंधी चीज़ों पर निगरानी रखना इसका जिम्मेदारी भूमिका होती है। उसके बाद है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना भी काम होता है नर्स का। और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नज़र रखना, मतलब इम्प्रूवमेंट पर नज़र रखना नर्स का ये भूमिका है। समझ गए? चलिए, तो प्राइमरी हेल्थ केयर आपका डीम्ड होता है यहाँ पे। अब एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में बताइए। वो तो प्राइमरी हेल्थ केयर था जहाँ पे देखभाल से संबंधित चीज़ें था, देखभाल करने के बारे में था। यहाँ पे सेंटर है, केंद्र है, मतलब जहाँ पे जो है फर्स्ट हेल्थ जो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब जो प्राथमिक केयर होगा वह कहाँ पे देखभाल होगा, तो एक सेंटर बनाया जाता है, उसी को हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं। ठीक है, जो 20,000 जनसंख्या पर मैदानी क्षेत्र को 30,000 जनसंख्या को मैदानी क्षेत्र में कवर करता है, और आदिवासी क्षेत्र को 20,000 या पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 जनसंख्या पर एक जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जहां पे बुनियादी चीज़ें, आवश्यक चीज़ें होती है, और 4 से 6 बिस्तर होता है जहां पे कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के क्या क्या कार्य है। प्रमुख कार्य है चिकित्सीय देखभाल करना, स्वच्छ आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता। ठीक है, 8 चीज़ें तो होगा ही होगा। जो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो आपका एलिमेंट था ना, तो वो 8 चीज़ें तो यहाँ होगा ही होगा, क्योंकि वही केयर तो इसी सेंटर पर दिया जाएगा, तो इसीलिए तो ये सेंटर बना है। तो चिकित्सीय देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा, परामर्श सेवाएं, आधारभूत प्रयोगशाला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्थानीय दाई, स्वास्थ्य सहायकों का प्रशिक्षण। ठीक है, प्रजनन, बाल परिवार नियोजन, स्थानीय बीमारियों पर रोकथाम, सारे चीज़ें जो है यहाँ पे होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कार्य। ठीक है,
तो वो हो गया। अब आपसे पूछेगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नर्स के बारे में बताइए, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में नर्स के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, नर्स क्या क्या कार्य करेगी वो तो केयर में बता ही दिए, ठीक है ना, भूमिका क्या होगा। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आशा के कार्यों के बारे में लिखें। तो देखिए, मान्यता ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो भी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है, वो आशा की नई योजना जो होती है के ग्राम तक पहुंचाने के लिए जो है एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक आशा को रखा जाता है, जो गांव में 1000 जनसंख्या पर आशा की नियुक्ति होगी। यह ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई है। आशा का जो कार्य होता है वह विभिन्न प्रकार के चीज़ें के बारे में लोगों को बताती है, जैसे टीकाकरण, स्वच्छता, देखभाल, आहार के बारे में, प्रसव के बारे में, ठीक है, टीबी के बारे में, विभिन्न प्रकार के जाँचों के बारे में लोगों को बताती है और स्वास्थ्य के बारे में जो है सारी चीज़ें करती है। उसी प्रकार से दाई जो होती है, दाई भी जो है उसी प्रकार से आपका काम करती है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग इसके कार्य को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है आप लोग को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसका क्या क्या उद्देश्य होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो दोस्तों, नर्सिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न चीज़ों को देखभाल से रिलेटेड हर एक चीज़ रहता है। तो यह कम्युनिटी है, तो समुदाय में जो नर्स अपने काम करेगी तो उसमें क्या क्या काम करेगी, तो ये सारे यहाँ पर लिखा गया है। वह जो है टीकाकरण से लेकर बीमारियों के उत्पत्ति और बीमारियों को भगाने, रोकथाम करने, स्वच्छता से रिलेटेड सभी प्रकार के कार्यक्रमों से रिलेटेड हर एक चीज़ों के बारे में जो है लोगों को बताती है समुदाय में, वही कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के क्या क्या गुण होता है तो मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर आपसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स के गुण पूछेगा ना, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट सब जो लिखा गया है, इसको आपको अच्छे तरीका क्या होता है मैं बता देता हूं। ईमानदारी और निष्ठा पहला पॉइंट बनाइएगा। अब वो ईमानदारी और निष्ठावान कैसे दिखाएगी, तो इसके अंदर में चीज़ों को लिखिएगा। तो एक हो गया अनुशासन और आज्ञा पालन, तकनीकी योग्यता विश्वसनीय होती है, धैर्यशीलता होती है, सहनशीलता होती है, बुद्धिमत्ता, अपने साथियों के प्रति स्नेह होता है, सबसे लगाव की भावना रखती है, उदार दिल की होती है, अच्छे मानसिक होती है, धैर्यवान होती है। तो नर्स के विभिन्न गुण होते हैं जो एक अच्छे नर्स को बनाता है, ठीक है। तो समुदाय कोई भी नर्स हो उसके गुण को आसानी से आप लिख कर पॉइंट में लिख सकते हैं अच्छी अच्छी बातों को, ठीक है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के प्रिंसिपल पूछ सकता है कि इसके जो है आप बताइए कि इसके सिद्धांत क्या क्या होंगे। तो देखिए, जो आपके सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांत होंगे कि पहला सिद्धांत है आवश्यकता पर आधारित होगा। मतलब जो सामुदायिक स्वास्थ्य के नर्स के द्वारा जो भी चीज़ें दिया जाएगा वो आवश्यकता पर आधारित होगा, मतलब जो चाहिए वही चीज़ें दिया जाएगा। उद्देश्य आधारित होगा, जो भी नर्स करेगी नर्सिंग में वो जो है उद्देश्य पूर्वक होगा। पक्षपात रहित होगा, मतलब किसी का पक्ष नहीं लेंगे कि ये मेरा आदमी है तो इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। परिवार एक इकाई, परिवार को एक इकाई के रूप में मानना चाहिए, चाहे परिवार में जितना भी व्यक्ति हो सबके एक यूनिट की तरह मानकर उसे ट्रीटमेंट करना चाहिए या लाभ देना चाहिए, ठीक है। नर्स का ये भी सिद्धांत है कि वह स्वास्थ्य शिक्षा तथा परामर्श का भी काम करे, ठीक है। उसको जो है नियोजन में सहायता करना, नर्स का ये भी काम है कि वह जो है नियोजन में सहायता करना, रोगों को भगाना और लोगों को जो है अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में बताना। उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए, निरंतरता होना चाहिए, मूल्यांकन करना एक सिद्धांत होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। उसके बाद है उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए, जिससे कोई लोभ दे कहे कि मेरा काम आगे करवा दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नौकरी के दौरान प्रशिक्षण लेना चाहिए नए नए चीज़ों का, और साथ में स्वास्थ्य सेवा देना चाहिए अच्छे से, और साथ में उच्चतर शिक्षा भी प्राप्त करना चाहिए और रिकॉर्ड रखना चाहिए अपने सभी कामों को। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सिद्धांत होता है, ठीक है। चलिए, सिद्धांत का मतलब होता है कि एक नर्स क्या क्या अच्छी चीज़ें कर सकती है और उसी अच्छाई को पॉइंट में लिख कर उसमें जो है उसके बारे में डील करना रहता है, लिखना रहता है, ठीक है। चलिए, अब सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का क्या क्या काम होता है चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या नर्स का एक क्या क्या काम होता है देख लीजिए यहाँ पे। तो पहला है प्रबंधकीय कार्य। प्रबंधकीय कार्य में होता है आकलन, ठीक है, आकलन होता है। उसके बाद नियोजन होता है, सुपरविजन पर्यवेक्षण होता है, कोऑर्डिनेट मतलब समन्वय एवं सहयोग होता है, पाँचवा है मूल्यांकन होता है। तो ये हो गया आपका प्रबंध के कार्य, जिसमें नर्स जो है प्रबंध करेगी तो ये 5 तरीके से करेगी, ठीक है। और ये 5 तरीके आप लोग को पता है कि यह नर्सिंग स्टेप में भी लागू होता है और वही प्रबंधकीय कार्य है, ठीक है, समझ गए। बी है नर्सिंग देखभाल। नर्सिंग देखभाल दूसरा में, अब देखभाल कैसे करेंगे इसके बारे में नर्सिंग देखभाल करती है। उसके बाद शैक्षणिक कार्य, विभिन्न तरीके की चीज़ों को बताना, ठीक है, और साथ में अन्य कार्य भी नर्स का होता है। तो ये हो गया कार्य, ठीक है। कार्य में अब और सारे चीज़ें होता है नर्स का कार्य, जैसे स्वच्छता, संक्रमण से बचाना, ठीक है, समन्वय करना सबके साथ में, ठीक है, स्नेह प्रेम बनाना, ठीक है, सबको मरीजों को जो है पुनर्वास दे कराना, ठीक है, बहुत सारे नर्स का काम होता है, समझ गए। चलिए,
अब यहाँ पे आप सभी से पूछेगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रक्रिया से क्या समझते हैं, विशेषता और लाभ लिखे। तो वो प्रक्रिया के मतलब मैं बता चुका हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जो है नर्सिंग एक प्रक्रिया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप चरणों को पूरा किया जाता है। ठीक है, पहला चरण क्या होता है, आकलन का होता है, दूसरा नर्सिंग निदान, तीसरा जो है योजना यानी लक्ष्य का होता है, चौथा जो है क्रियान्वय का होता है और पाँचवा मूल्यांकन का होता है। तो ये 5 जो है आपके नर्सिंग स्टेप होते हैं। यही जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी और नॉर्मल नर्सिंग में भी लागू होता है, यही 5 स्टेप। ठीक है, इसी 5 स्टेप के तहत जो है नर्स अपना काम करती है, देखभाल करती है किसी भी मरीज का। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बाकी इसका जो है आपको उद्देश्य लिखना है, ये प्रक्रिया स्टेप। अब आप लोग जानिए कि किसी भी चीज़ को एक प्रक्रिया में बांट दिया जाए, एक स्टेप बाय स्टेप में बांट दिया जाए, चरण में बांट दिया जाए, तो उसका क्या क्या जो है विशेषता हो सकता है, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, इस चीज़ को तो लिख देना है। ठीक है, तो यही चीज़ें हो गया। चलिए अब यहाँ पे बाकी चरण दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। चरण आपके सामने में है। आकलन, आकलन में क्या क्या होता है यहाँ पे दिया गया है। निदान होता है, यहाँ पे दिया गया है। योजना यानी लक्ष्य तय किया जाता है जो कि यहाँ पे दिया गया है। क्रियान्वय होता है, इम्प्लीमेशन किया जाता है उस चीज़ का, और लास्ट में अपने कामों का जो है इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का भूमिका बताइए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या रोल है कम्युनिटी में, उसके बारे में बताइए। तो आप लोग को पता होना चाहिए, नर्स की भूमिका कहीं भी पूछ लेगा, बस एक आंख मूंद के आप ये चीज़ें लिखिएगा। भूमिका पूछेगा कहीं भी, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे आपका नॉर्मल नर्स का भूमिका पूछे, तो सीधा लिखिएगा कि सलाहकार की भूमिका, वकील की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, देख रेख करना इसका भूमिका। ठीक है, केयर फाइंडर मतलब देखभाल करने वाले के रूप में भूमिका, काउंसलर के रूप में भूमिका, परामर्शदाता के रूप में, सलाहकार के रूप में भूमिका, कंसल्ट के कोऑर्डिनेट मतलब सबसे समन्वय बनाने के रूप में भूमिका, सहयोगी के रूप में भूमिका होता है, शिक्षक के रूप में भूमिका होता है। साथ ही यह ऑब्जर्वेशन भी करती है, निरीक्षण करने का भी भूमिका होता है। यह हेल्थ को आगे बढ़ाती है, प्रमोट करने का भी भूमिका निभाती है। मैनेजर के भी भूमिका होता है, प्रबंधक का भी भूमिका होता है। यह रिसर्चर के शोधकर्ता के रूप में भी भूमिका निभाती है। तो नर्स के सारे भूमिका होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब जो है आप लोग को मैं आगे ले चलता हूँ। ठीक है, आगे मैं यहाँ पर आप लोग को ले चलता हूँ। ठीक है, चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के क्या क्या जो है लक्षण होते हैं, लक्षण बताइए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में जो है आत्ममूल्यांकन का क्षमता होता है, आत्मसम्मान की भावना होती है। ठीक है, मानसिक लक्षण संतुलन होता है, शारीरिक लक्षण अच्छा होता है, समायोजनशीलता होता है, भावनात्मक स्थिरता होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वह विश्वासी होता है, धैर्यवान होता है, सामाजिक संतुलन होता है। विभिन्न तरीके के एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चीज़ें पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ले चलता हूँ सामने। ठीक है, अब देखिए आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है आप लोग को मैं बता चुका हूँ। एपी का मतलब होता है बीच में, और डेमोस का मतलब होता है पीपुल, और लोगस का अर्थ है साइंस यानी लोगों के बीच में जो घटनाएं होती है, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे कोई भी घटना हो, उसका अध्ययन करना ही जो है एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एपिडेमियोलॉजी का क्या उद्देश्य होता है। तो एपिडेमियोलॉजी का क्या उद्देश्य होता है कि मानव जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का विस्तार और वितरण का वर्णन करना, रोग उत्पन्न करने वाले कारणों का अध्ययन करना, बीमारियों के रोकथाम कैसे किया जाए, नियंत्रण कैसे किया जाए, उपचार कैसे होगा, उसका नियोजन, क्रियान्वय, मूल्यांकन, सब चीज़ रोग के बारे में कैसे क्या होगा, उसका अध्ययन जो है यही एपिडेमियोलॉजी का उद्देश्य होता है। ठीक है, अब आप सभी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एपिडेमियोलॉजी ट्राइड क्या होता है बताइए। ट्रिक जनपादिक रोग त्रिविज्ञान त्रय क्या होता है बताइए। ठीक है ना, तो देख लीजिए, पहला कहीं भी रोग होता है 3 कारण से होता है। एक होता है कारण होता है, एक पर्पोसी और एक इन्वायरमेंट होता है। और यही जो 3 कारण जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है वही जो है विज्ञान त्रय एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड कहलाता है। ठीक है, ये 3 में से कोई भी एक नहीं होगा तो रोग उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कारण में है, कारक में आपका बायोलॉजिकल कारण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पोषण कारक हो सकता है, भौतिक कारण, रासायनिक कारक, यांत्रिक कारक, तो ये कारक हो गया। दूसरा है पर्पोसी घटना, पर्पोसी घटक, जैसे आपको आप दूसरे पर डिपेंड है तो वो चीज़ें जो है आपको घटक कर सकता है, और वातावरणीय घटक होता है। ठीक है, चलिए रोग चक्र क्या होता है बताना है इसकी अवस्थाओं को। तो रोग चक्र क्या होता है आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कि ये चीज़ें हैं। रोग चक्र के कितने अवस्था होता है देख लीजिए। रोग चक्र, चक्र के मतलब होता है कि पुनः अपने कामों को बार बार जो है दोहराना ही जो है चक्र साइकिल कहलाता है। ठीक है,
रोग चक्र का जो अवस्था होता है इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भावन अवधि होता है जो कि आप लोग को पता है। एक होता है पूर्व लक्षण अवधि, मतलब प्रोडर्मल पीरियड होता है जिसमें लक्षण जो है पूर्व लक्षण अवधि होता है, और लक्षण से पहले का अवधि फेस्टेजियम अवधि होता है, डेफरवेसेंस अवधि होता है, और कॉन्वेलेंस जो है होता है, और छठा है डिफेक्शन होता है। ठीक है, तो ये कुल 6 आपको रोग चक्र की अवस्था याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में रोग चक्र पूछेगा तो रोग चक्र के लिखने के साथ साथ उसकी अवस्था को लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या? उद्भावन, पूर्व लक्षण, फेस्टिजियम, डेफरवेसेंस, कॉन्वेलेंस और डिफेक्शन। ठीक है, चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है संक्रमण ट्रांसमिशन, संक्रमण कैसे फैलता है, संचार कैसे होता है किसी भी रोग का, तो दोस्तों इसी के बारे में देखेंगे। रोग का संचार मुख्यतः 2 ही प्रकार से होता है, एक होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जो होता है वह किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है, या फिर ड्रॉपलेट संक्रमण से होता है, जो खांसेगा, छींकेगा, थूकेगा तो उसका जो है उसमें जो बूंद है उस छिट्टे को जो है श्वास के द्वारा कोई स्वस्थ व्यक्ति ले लेगा तो उसमें हो जाएगा, तो बिंदुक संक्रामक है। कोई संक्रमित मृदा जैसे मिट्टी का संक्रमित होना और उसमें कोई स्वस्थ व्यक्ति जाएगा तो उसको हो जाएगा। त्वचा से संक्रमण होना और ट्रांसप्लेसेंटा द्वारा संक्रमण, ठीक है, जो गर्भावस्था में माँ से बच्चे में होता है, तो ये डायरेक्ट संक्रमण है। अब इनडायरेक्ट संक्रमण देख लीजिए या इनडायरेक्ट संचार देख लीजिए, जिसमें वाहित जनित होता है, व्हीकल बोर्न, बहुत सारे जो यातायात होता है उससे जो रोग होता है वो होता है। दूसरा होता है वेक्टर बोर्न, रोगाणुवाहक, मतलब जो रोगाणुवाहक रोगों को वाहक करने वाला जीव हो उससे इनडायरेक्ट होता है। वायु जनित रोग होता है जो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। फोमिट जनित होता है और एक संक्रमित हाथों द्वारा होता है, तो ये जो है आपके इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ गए। चलिए अब आपसे क्वेश्चन इम्यूनिटी के बारे में पूछ सकता है कि इम्यूनिटी के बारे में बताइए। तो आप लोग को पता है इम्यूनिटी जो होता है हमारे शरीर में किसी भी रोग के प्रति जो है क्या करता है, एंटीजेंस को पहचानता है रोग उत्पन्न करने वाले, और फिर एंटीबॉडी का निर्माण करता है और व्यक्ति को जो है रोगों से लड़ता है, वही इम्यूनिटी होता है। यह 2 प्रकार के होता है, एक पैसिव इम्यूनिटी और एक एक्टिव इम्यूनिटी। दोनों के बारे में लिख देंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ आप लोग को बीच में। अब मैं ये आपको कंप्लीट टीकाकरण पढ़ा ही दिया हूँ, ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलिए ये हो गया आपका। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डिसइंफेक्शन के बारे में बताइए। डिसइंफेक्शन यानी विष संक्रमण के जो है प्रकार बताइए और इसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे लिखा गया है विष संक्रमण, मैं आप लोग को बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। और विष संक्रमण का जो प्रकार होता है, एक आपका कनकरेंट डिसइंफेक्शन होता है, संगामी विष संक्रमण, एक होता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन मतलब अंतिम विष संक्रमण, और तीसरा होता है रोग निरोधक विष संक्रमण मतलब प्रोफिलाइटिक डिसइंफेक्शन। ठीक है, 3 प्रकार के डिसइंफेक्शन बता दिए, यह प्रकार हो गया। ठीक है, चलिए अब विष संक्रमण की जो विष संक्रमण करने का जो विधियां है वह कौन कौन से विधि है, तो आप लोग देख लीजिए। विधि होता है 3 विधि है, प्राकृतिक विधि है, भौतिक विधि है और रासायनिक विधि है। ठीक है, प्राकृतिक विधि में सूर्य और हवा के द्वारा, सूर्य की रोशनी और हवा के द्वारा किया जाएगा। भौतिक में जो है ऊष्मा के द्वारा, आर्द्र ऊष्मा के द्वारा और विकिरण के द्वारा जो है किया जाएगा डिसइंफेक्ट। और रासायनिक में ठोस द्रव और गैसों के द्वारा जो है विष संक्रमित किया जाता है। तो ये विष संक्रमण की आपका, और ये तो हो गया शॉर्ट में दिया गया है, इसी को आपको डिटेल में, इस पॉइंट सबको डिटेल में चर्चा करना होगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब मैं नेक्स्ट में यहाँ पे आपको चलता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे बताता हूँ शीत श्रृंखला क्या होता है, कोल्ड चेन क्या है। मैं पहले बता चुका हूँ शॉर्ट क्वेश्चन में, ये नहीं बताऊँगा कोल्ड चेन के बारे में। ठीक है, परिवार को परिभाषित कीजिए। परिवार क्या होता है आप लोग को पता है। ठीक है, बाकी परिवार के स्वास्थ्य सेवा क्या होता है, तो परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को देखभाल देना ही पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा कहलाता है ना। चलिए इसके सिद्धांत क्या होगा, तो परिवार में कैसे आप देखभाल करेंगे एज ए नर्स, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किन किन अच्छी चीज़ों को लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को जो है स्पष्ट करना है कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा में सामुदायिक नर्स के बारे में लिखे। मतलब परिवार में देखभाल करने जब नर्स जाएगी तो उसका क्या क्या भूमिका होगा, इसके बारे में जो है लिखना है। तो पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा में नर्स की भूमिका, परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, ये भूमिका होता है। ठीक है, उसके समस्याओं को पता लगाना, ठीक है, उसके योजनाओं के बारे में जानकारी देना, ये सब भूमिका होता है नर्स का। उसके बाद निरीक्षण करना, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग करना, ये सब जो है आपका क्या होता है, स्वच्छता के बारे में जानकारी देना। तो ये सब जो है आपके होते हैं क्या चीज़, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा में नर्स की भूमिका बता दिए। चलिए परिवार नियोजन सेवा क्या है, आप लोग को पता है परिवार नियोजन क्या होता है, वो क्यों किया जाता है परिवार नियोजन, इसका उद्देश्य में यही लिखना रहता है कि क्यों आखिर ये जरूरी है परिवार नियोजन, तो वो लिख दीजिएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें लिख दीजिएगा कि परिवार नियोजन क्यों जरूरी है, इससे क्या होता है, वो सब उद्देश्य में लिख दीजिएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि गर्भ निरोधक क्या होता है,
गर्भ निरोधक, तो जो गर्भ के बचाने वाला जो काम में आता हो वही तो गर्भ निरोधक होगा, ठीक है ना। तो गर्भ निरोधक है। बाकी गर्भ निरोधक का जो विधि होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि गर्भ निरोधक के अस्थायी विधि में 2 चीज़ें होता है। एक वैस्कोटोमी होता है जो कि पुरुषों में होता है नसबंदी, और महिलाओं में डिंबक छेदन मतलब ट्यूबकटोमी होता है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। समझ गए। चलिए अब परिवार नियोजन से क्या समझते हैं। परिवार नियोजन के विभिन्न विधियों को लिखें। तो परिवार नियोजन यहाँ पे लिख दीजिएगा कि क्या होता है। 2 विधि जो होता है, एक टेम्पोररी और एक परमानेंट। अब आपसे ज़्यादातर अस्थायी विधि के बारे में पूछता है, तो अस्थायी विधि में 4 चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। पहला अवरोधन साधन मतलब बैरियर मेथड, जिसमें विभिन्न प्रकार के कंडोम, फीमेल कंडोम, मेल कंडोम, क्रीम, डायफ्राम, ठीक है, और फोम टेबलेट और जेली का उपयोग किया जाता है। ये अवरोधक साधन होता है। दूसरा अंतर गर्भाशय निरोधक साधन होता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है। तीसरा जो है हार्मोनल विधियाँ होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ लिया जाता है हार्मोन वाला जो गर्भ को रोके। और चौथा होता है प्राकृतिक विधियाँ, नेचुरल मेथड, जिसमें व्यक्ति जो है खुद से ये चीज़ें अपनाकर जो है प्राकृतिक तरीके से गर्भ से बचता है। तो ये तो हो गया आपका अस्थायी। अब इसी को डिटेल से आपको लिखना होता है, सबके बारे में, चारों के बारे में लिखकर डिटेल से लिखना होता है, एग्जाम्पल देना होता है अगर अस्थायी के बारे में पूछेगा तो, ठीक है। चलिए गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि मैं बता चुका हूं। अब परिवार नियोजन में नर्स की क्या क्या भूमिका होती है, नर्स क्या क्या करेगी, जो है परिवार नियोजन कराने से लेकर परिवार नियोजन होने के बाद तक नर्स क्या क्या भूमिका इसमें निभाती है, क्या कर सकती है, परिवार नियोजन आखिर क्यों होता है, नर्स इसमें क्या करेगी, उस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा भूमिका में, ठीक है। अंडर 5 क्लिनिक बता ही चुके हैं कि 5 वर्ष तक के बच्चों से कम होता है। बाकी स्कूली स्वास्थ्य सेवा क्या होता है, इसका जो है देने का क्या कारण होता है। तो देखिए स्कूली स्वास्थ्य सेवा जो है स्कूल में दिया जाने वाला एक स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल होता है, क्योंकि स्कूली जो बच्चे होते हैं इसका जनसंख्या देश में बहुत ज़्यादा है, इसलिए बच्चों को जो है और बच्चों को साथ में स्कूल के समय में बहुत ज़्यादा वृद्धि और विकास होती है और इस समय संक्रमण होने का भी खतरा अधिक होता है। इस कारण जो है स्कूली स्वास्थ्य सेवा जो है इन कारणों से दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन कारण से, क्योंकि स्कूल जो होता है वहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं, यानी बड़ी संख्या होने के कारण वृद्धि और विकास का यह समय होता है, इसलिए यह दिया जाता है स्कूली स्वास्थ्य सेवा। रोगों को शीघ्रता से पहचान किया जा सकता है, इसलिए यह दिया जाता है। साथ में समूह में रहना, यहाँ पे बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा समूह में रहते हैं, इस कारण एक समय में अधिक से अधिक को देखना संभव है, ठीक है। उसके बाद नियंत्रित जनसंख्या, स्कूल में जो होते हैं वह एक लिमिट और एक नियंत्रण में होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे देना अच्छा होता है। शिक्षा के अवसर होते हैं यहाँ पे कि शिक्षा के अवसर में स्वास्थ्य के बारे में भी बच्चों को बता सकते हैं, इस कारण जो है स्कूली स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है। तो ये सब लिख दीजिएगा। चलिए बाकी स्कूली स्वास्थ्य सेवा क्यों दिया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है मैं पहले ही बता दिया, ठीक है। अब स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं में नर्स की क्या भूमिका होती है, तो विभिन्न भूमिका होती है जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। पहला भूमिका है स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना, ठीक है ना। क्या चीज़, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना। उपचार और अनुवर्तन की भूमिका होती है। टीकाकरण करने का भूमिका, स्कूल के बारे में स्वच्छता के बताने में भूमिका। पोषण की भूमिका सेवा देती है, प्राथमिक सहायता देती है, स्वास्थ्य शिक्षा देती है। तो इन सब में नर्स का भूमिका होता है स्कूल में, और साथ में स्कूल स्वास्थ्य कार्ड भी बनाती है, ठीक है। चलिए बता दिए। JSY क्या होता है, जननी सुरक्षा योजना, तो इसके बारे में आप लोग को लिखना पड़ेगा, जो 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था, जिसमें बच्चे के साथ साथ उसके माँ को अच्छे से देखभाल हो, अच्छे से उसका स्वास्थ्य बेटर हो, इसके लिए जो है यह योजना शुरू किया गया था। आप डिटेल में देख लीजिएगा, ओके। गृह मुलाकात क्या होता है, होम विजिट, होम विजिट के सिद्धांत बताना। तो उम्मीद है आप लोग को पता होगा होम विजिट क्या है, क्यों होम विजिट जो है होता है, यानी उद्देश्य, और साथ में इसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। कोई नर्स अगर किसी के घर पर जाकर विजिट करती है तो वह किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए विजिट करेगी, जो कि यहाँ पे दिया गया है, समझ गए। चलिए जैसे देख लीजिए यहाँ पे कि योजना पूर्ण बनाएगी, लोगों को आवश्यकता के अनुरूप होगी, जाति धर्म को नज़रअंदाज करेंगे, ठीक है, सबका जो है भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, सभी के संस्कृति और धर्मों रीति रिवाजों को समान करेंगे, जो है सुरक्षा तकनीकों का उपयोग करेंगे, उचित देखभाल देंगे, टीकाकरण देंगे, ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे, स्वच्छता के बारे में जानकारी देंगे, रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग बनाएंगे। तो विभिन्न प्रकार के जो है चीज़ें होता है, समझ गए। चलिए बैग तकनीक क्या होता है, तो बैग तकनीक एक चमड़े के थैले या कनवास के बना हुआ हल्की धातु का एक बैग होता है, जिसमें प्राथमिक उपचार में जो है गृह मुलाकात के समय नर्स अपने साथ इसे रखती है कि अगर कहीं भी ज़रूरत किसी को देखभाल के लिए पड़ जाए, जिसमें आवश्यक सभी जो है चीज़ें होती है जो रहना चाहिए देखभाल के लिए, ठीक है। चलिए और बैग तकनीक का जो है मैं आप डिटेल से पढ़ा ही चुका हूँ। क्लिनिक क्या है, क्लिनिक के उद्देश्य और प्रकार बताना, ठीक है। तो क्लिनिक आप लोग को पता ही है क्या होता है, बाकी प्रकार देख लीजिए। क्लिनिक का जो प्रकार होता है वह स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब इसका मालिक कौन होगा, तो एक सरकारी क्लिनिक होता है, एक गैर यानी निजी क्लिनिक होता है, ठीक है।
कार्य के आधार पर क्लिनिक होता है। कार्य के आधार पर जो क्लिनिक होता है उसका जो है समान क्लिनिक और विशेष क्लिनिक। विशेष क्लिनिक में जो है वह एक स्पेशलिस्ट क्लिनिक होता है और जो जनरल क्लिनिक होता है उसमें सभी रोगों का नॉर्मल उपचार किया जाता है। ठीक है, चलिए रेफरल प्रणाली क्या है, तो रेफरल करने में नर्स की क्या भूमिका होती है इसको आपको बताना पड़ता है। ठीक है, बाकी हेल्थ केयर हो ही गया है, मैं पहले बता ही चुका हूँ। ठीक है ना, चलिए स्वास्थ्य देखभाल के स्तर को बताएं। आपसे पूछेगा कि स्वास्थ्य के स्तर बताएं या स्वास्थ्य देखभाल के स्तर बताएं, ठीक है, या फिर स्वास्थ्य सुविधा के स्तर बताएं। तो 3 स्तर होता है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है और टर्शियरी हेल्थ केयर यानी तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल होता है। यह 3 स्तरों में स्वास्थ्य का देखभाल किया जाता है। बाकी किसी पेशेंट को रेफर करने में नर्स की क्या क्या भूमिका हो सकती है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब रेफरल प्रणाली होता है, आप लोग को पता है। यहाँ पे देखिए गांव से उपकेंद्र पर जो है रेफर किया जाता है और उपकेंद्र क्या करता है, पीएचसी को रेफर करता है, पीएचसी कम्युनिटी हेल्थ को रेफर करता है, कम्युनिटी हेल्थ जिला हेल्थ को रेफर करता है और जिला हेल्थ मेडिकल कॉलेज को रेफर करता है और मेडिकल कॉलेज स्पेशलिस्ट के जो है चिकित्सालय हॉस्पिटल में भेजता है। ठीक है, चलिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट से क्या समझते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट। रिकॉर्ड जो होता है वह पुराना से पुराना सभी डाटा तैयार करके रखा जाता है। ठीक है, इसमें हर एक मरीजों का जो है रिकॉर्ड होता है, चाहे वो कोई पेशेंट ओपीडी में दिखाने आए और चाहे कोई पेशेंट जो है इमरजेंसी में आए या फिर आईपीडी में आए, कहीं भी आए उसका रिकॉर्ड तैयार करके रखा जाता है, जिसमें उसका हर एक चीज़ें का सूचनाएँ शामिल होता है। ठीक है, जिसको जो है आप जो है रजिस्टर में लिखित रूप में लिखते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट होता है यह रिपोर्ट जो है एक सूचना होता है। रिपोर्ट जो है डेली बेसिस का भी रिपोर्ट हो सकता है। रिपोर्ट मतलब किसी को प्रेषित करना, किसी को दिखाना, रिपोर्ट दिखाएंगे। ठीक है ना, तो ये रिपोर्ट होता है, जबकि रिकॉर्ड एक डाटा होता है और रिपोर्ट एक ये भी डाटा होता है। बट ये जो है आपको रिपोर्ट के माध्यम से कुछ भी चीज़ें सूचना हो सकता है। ठीक है, जो इसे प्रेषित किया जाए। ठीक है, अब बाकी रिकॉर्ड के महत्व क्या होते हैं, रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद रिकॉर्ड के क्या क्या प्रकार है, तो रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं। ग्राम रिकॉर्ड, दैनिक डायरी, मासिक रिकॉर्ड, रजिस्टर, स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जन्म मृत्यु, अंतरंगी बहिरंगी। अंतरंगी मतलब जो है आईपीडी और बहिरंग मतलब आउट पेशेंट, ऑपरेशन रजिस्टर, विभिन्न प्रकार के रजिस्टर शामिल होता है इसमें और वही जो है आपका रिकॉर्ड के प्रकार होता है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड लेखन के क्या सिद्धांत होते हैं, तो आप लोग को पता है कि किसी भी रिकॉर्ड को लिखने में क्या क्या सिद्धांत शामिल होना चाहिए। इसको जो है क्या मतलब रिकॉर्ड के लिखने में क्या क्या अच्छी बातें हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए लघु विकार है, समान रोग प्रबंध है, ये सब आप लोग लिखिएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। ठीक है, चलिए ये सारा चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे आप लोग को मैं और चीज़ें बताता। अब हो सकता है आपसे पर्यावरण संबंधी समस्याओं को वर्णन पूछे, तो पर्यावरण से संबंधित जो समस्या होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और औद्योगिकरण, तो ये सब के बारे में डिटेल से लिख दीजिएगा। तो ये पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण हो गया। जल का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो जल के मुख्य स्रोत में जो है आपका वर्षा होता है, सतही जल जो सतह पर जम जाता है। ठीक है, बांध एवं कृत्रिम झीलें होता है, नदियाँ होता है, तालाब होता है, ये सब जो है सतह पर होता है। ठीक है, जैसे बांध के नीचे, नदी में, तालाब में, इस सतह पर ही न जल होता है। उसके बाद है भूमिगत जल। भूमिगत जो जल होता है जो भूमि के अंदर से आता है, कुआं, ट्यूबवेल, झरना, ये सब भूमि के अंदर से आता है। ठीक है, जल प्रदूषण क्या है, इसके कारणों के बताया। जल प्रदूषण क्या है और कारण क्या क्या है, तो प्राकृतिक अशुद्धियाँ, अर्जित अशुद्धियाँ, ठीक है, जिसमें वाहित मल, घरेलू कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि, ये सब के कारण जो है आपके होते हैं क्या चीज़, गंदा प्रदूषण जल होता है। ठीक है, सैनिटरी या स्वच्छ कुआं क्या होता है, तो एक ऐसा कुआं जहाँ पे सब चीज़ें अच्छा प्रबंध हो वही स्वच्छ कुआं होता है, जिसमें एक अच्छा स्थल पर हो, उसमें दीवार लगा हो, मुंडेर मतलब किनारी लगा हो, चबूतरा हो, उस पर नाली बना हो, पानी निकलने के लिए ढकना हो। ठीक है, हाथ से चलने वाला उसमें पंप लगा हो, अच्छे गुणवत्ता होना चाहिए और स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब जो है होगा तब जाके एक आदर्श कुआं हो पाएगा। ठीक है, चलिए रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो रैपिड सैंड जो फिल्ट्रेशन होता है, देख लीजिए, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन जो होता है वह जो है भार दाब पत्ती पर काम करता है। इसमें 5 स्टेप होता है, स्कंदन, मिश्रण, उर्णन, अवसादन, निस्यंदन, ये 5 प्रकार प्रोसेस में जो है आपका ये फिल्ट्रेशन होता है। दूषित जल और दूषित जल से होने वाला बीमारी, तो दूषित जल ये होता है और होने वाला बीमारी विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि से ये सब होता है, जैसे पोलियो, चेचक, ठीक है, पेचिस, डायरिया, अतिसार, हैजा, कुकुर खांसी, डायरिया, एमियोबेसिस, पेचिस, फाइलेरिया, वर्ग इन्फेस्टेशन, ये सब जो है आपका दूषित जल से होता है। ठीक है, चलिए ये भी बता दिए। वायु प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, तो घरेलू स्रोत भी हो सकता है वायु को दूषित करने में, औद्योगिक स्रोत, वाहनों से निकला धुआं, रासायनिक चीज़ें, उच्च जनसंख्या घनत्व और अन्य कारक है जो कि वायु को प्रदूषित कर सकता है। ठीक है, वायु पर स्वास्थ्य का, वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बुरा प्रभाव पड़ता है, अनेक बीमारियाँ होता है, जो कि बीमारी का नाम यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। ठीक है, श्वसन से संबंधित बीमारी होता है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण से, हृदय संबंधी समस्या होता है, आँखों संबंधी समस्या होता है और वायु जनित रोग से जो है और सारे चीज़ होता है
है, जैसे चेचक, एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया। ठीक है, चलिए वायु प्रदूषण पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है आप कचरे को कैसे डिस्पोज करेंगे, तो आपको ये 5 चीज़ें याद रखना पड़ेगा। इसी 5 स्टेप में कचरे को हम लोग क्या करते हैं, निपटाते हैं, कचरे का डिस्पोज करते हैं। कौन कौन? डंपिंग, पाटना, जलाना, इंसिनरेशन भस्मीकरण, कंट्रोल टिपिंग, नियंत्रण टिपिंग, कंपोस्टिंग और 5वां है गारना। तो ये 5 पॉइंटें याद रखिएगा कचरे के डिस्पोज करने में। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब मानव मल मूत्र का जो है निस्तारण का सूची बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो ये कुल जो है आपको कितने स्टेप याद रखने हैं, 4 स्टेप याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, पहला है सफाई वाला संडास जिसमें बाल्टी और डोल किस्म का संडास होता है। उसके बाद बिना सफाई वाली संडास है जिसमें बोर होल लैट्रिन, डगवेल लैट्रिन और वाटर सील लैट्रिन। ठीक है, तीसरा परिवार के उपयोग हेतु होता है जिसमें पी-राई टाइप सेप्टिक टैंक, RCA टाइप। ठीक है, अस्थायी उपयोग में उथली ट्रेंच संडास और गहरी ट्रेंच संडास। तो ये आपसे सूची बनाने के लिए कहेगा मल मूत्र के निस्तारण के, तो ये जो है 4 स्टेप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे इसको डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे संवातन क्या होता है, वेंटिलेशन, तो दूषित हवाओं को जो है दूषित हवा के जगह पर स्वच्छ हवा लाना और उसे प्रतिस्थापित करना ही संवातन कहलाता है। गैसों का आवागमन होता है जिसमें शुद्ध के जगह पर अशुद्ध के जगह पर शुद्ध हवा लाता है। ठीक है, एक नेचुरल वेंटिलेशन होता है, एक मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है, और दोनों के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, लिख दीजिएगा। ठीक है, मच्छर क्या होता है, मच्छर से होने वाला रोग बताइए। तो मच्छर एक हानिकारक कीट है, यह संसार के सभी भागों में पाया जाता है, यह जीवाणु को वहन करता है, यह नम जगहों पर अधिक होता है जैसे गड्ढा, नहर, तालाबों, जलाशय। सिर्फ मादा मच्छर ही मनुष्य के अन्य जंतुओं को खून चूसती है। ठीक है, इसके विपरीत नर मच्छर पेड़ पौधों को रस चूसता है। ठीक है, समझ गए। अब मच्छर से उत्पन्न होने वाला रोग पता है, वायरल एन्सेफ्लाइटिस और मलेरिया, फैलेरिया, येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब मच्छर है। मच्छर का कंट्रोल कैसे होगा, तो विभिन्न तरीके के छिड़काव, विभिन्न तरीके के चीज़ों को उपयोग करके जो है आप जो है बच सकते हैं मच्छर से। ठीक है, मच्छर के होने वाले बीमारियों से। ओके, अब प्रदूषण जो बोर्ड बना होता है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, यह 2 तरह से काम करता है, एक राज्य स्तरीय होता है, एक राष्ट्रीय स्तर पर होता है। 2 तरीक़ा से यह प्रदूषण के कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूनेस्को के बारे में और WHO के बारे में। ठीक है, तो आप लोग जो है लिखिएगा, इस दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के बारे में पूछेगा, तो सबसे पहले जान लीजिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम केंद्र सरकार के जरिए जो है आपका, ठीक है, यह पास हुआ था कब, 1894 में ही, बट वर्तमान में यह 1996 केंद्र सरकार जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में प्रावधान किया गया। अब इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें को जो है पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ें दिया गया। ठीक है, संप्रेषण क्या होता है ये हम बता चुके हैं, हाल फिलहाल में ही बताए हैं। स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है इसके बारे में बताना है, तो स्वास्थ्य शिक्षा आप लोग के बारे में लिखिएगा। स्वास्थ्य शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत होते हैं इसके बारे में पूछता है बहुत बार। ठीक है, तो स्वास्थ्य शिक्षा का जो प्रिंसिपल होता है उसका मतलब है कि सब जो है इस स्वास्थ्य शिक्षा में भाग लेना चाहिए, सबका सहभागिता हो, अच्छा कम्युनिकेशन हो, अभिप्रेरणा मोटिवेशन भरा हो स्वास्थ्य शिक्षा, और समझ हो, सब इसका समझ ले सके, अच्छे संबंध से हुआ हो स्वास्थ्य शिक्षा, और प्रबल हो स्वास्थ्य शिक्षा, और करके सीखना मतलब करके जो है बताया जा सके, और इंटरेस्टिंग और रुचिदायक हो, इस ऐसा जो है आपका स्वास्थ्य शिक्षा होना चाहिए। तो ये सब सिद्धांत है। ठीक है, चलिए सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रयोग की जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा के विधि बताना है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का जो विधि है वह जो है आपके अलग अलग तरह से दिया जाता है, व्यक्तिगत स्तर पर दिया जाता है, व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर और जनसाधारण स्तर पर। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर होम विजिट के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, और सामूहिक स्तर पर प्रदर्शन करके बताया जाता है, लेक्चर विधि से प्रयोग किया जाता है, सामूहिक चर्चा करके लोगों को बताया जाता है, यह सामूहिक ग्रुप में किया जाता है सब। ठीक है ना, और संगोष्ठी होता है, कार्यशाला मतलब वर्कशॉप में, पैनल निर्माण करके, फील्ड ट्रिप मतलब भ्रमण करा के, इस सबसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है समूह में दिया जाता है स्वास्थ्य शिक्षा, जिसमें फ्लैश कार्ड और फ्लैलन बोर्ड भी होता है शिक्षा देने में। ठीक है, चलिए जनसाधारण स्तर पर जो लोगों को दिया जा सकता है वो होता है अखबार, रेडियो, टीवी, फिल्म, टेलीविज़न, प्रदर्शनी, पोस्टर, इंटरनेट, ये सबसे लोगों को दिया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है इसका उद्देश्य आप लोग लिखिएगा, नर्स की भूमिका इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा जो है आपको देख लीजिए व्यक्तिगत स्तर, पारिवारिक स्तर, सामूहिक स्तर और जनसाधारण स्तर, 4 स्तर याद कर लीजिए, इसी स्तर पर जो है लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। परामर्श काउंसलिंग को परिभाषित कीजिए और काउंसलिंग के प्रकार लिखिए। काउंसलिंग क्या होता है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, काउंसलिंग के प्रकार है डायरेक्टिव काउंसिल मतलब डायरेक्ट काउंसिल, नॉन डायरेक्टिव काउंसिल, ठीक है, और एक होता है इलेक्टिव काउंसिल। ठीक है, जो कि दोनों के मिश्रण होता है, समझ गए। चलिए
काउंसलिंग के क्या क्या चीज़ें अच्छा चीज़ें होना चाहिए उसमें सिद्धांत में लिख दीजिएगा। और अच्छे परामर्शदाता की क्या क्या विशेषता होता है, तो जो अच्छे परामर्श देने वाले होते हैं उनके अच्छे कम्युनिकेशन होता है, वह धैर्य और सुनने वाले होते हैं, लचीलापन होते हैं, प्रोत्साहन देने वाले और समस्या को सुलझाने वाले होने चाहिए, ज्ञानवान और तकनीकी रूप से मजबूत होने चाहिए। ऐसे ही अच्छे काउंसलर होते हैं। ठीक है। बाकी एक नर्स का क्या भूमिका हो सकता है, अगर नर्स काउंसलर बने, नर्स परामर्शदाता बने, तो नर्स का क्या क्या भूमिका हो सकता है, तो इसको जो है आप लोगों को लिखना है। ठीक है। चलिए, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है आप लोगों को पता है, यह शिक्षा का एक साधन होता है, स्वास्थ्य शिक्षा का, जिसमें किसी भी चीज़ को स्पष्ट और मूल्यांकन और स्पष्ट तरीके से समझाने में बहुत ज़्यादा मदद आता है। ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा देना बहुत आसान हो जाता है। बाकी इसका उद्देश्य देख लीजिए क्या क्या होता है। ठीक है। चलिए, हो गया। अब बाकी स्वास्थ्य शिक्षण के बारे में आपसे पूछेगा, तो स्वास्थ्य शिक्षण जो है यूनिसेफ और WHO के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूछता है बार बार। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है। चलिए, ये चीज़ हो गया। चलिए, पोषक तत्व से क्या समझते हैं। ठीक है। पोषक तत्व के बारे में लिखना पड़ेगा। पोषक तत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। देखिए, आयु प्रभावित करता है, लिंग प्रभावित करता है। ठीक है। उसके बाद आय भी प्रभावित करता है, धार्मिक कारण भी प्रभावित करता है, बीमारी भी प्रभावित करता है, गर्भ और स्तनपान भी प्रभावित करता है, आदत भी प्रभावित करता है, और परिवार का आकार भी प्रभावित करता है। ठीक है। चलिए, भोजन के प्रभावित वर्गीकरण पूछेगा, तो भोजन के जो है वर्गीकरण है, यह कार्य के आधार पर ऊर्जा देने वाला, शारीरिक बनावट और सुरक्षा वाला भोजन होता है। उत्पत्ति के आधार पर पशुओं से प्राप्त भोजन और वनस्पतियों से प्राप्त भोजन। ठीक है। रासायनिक संगठन के अनुसार पर खनिज, लवण, विटामिन वाला भोजन, और पोषक तत्वों के मात्रा के आधार पर कि किसमें कितना होता है, तो ये वाला आधार होता है। ठीक है। चलिए, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का क्या कार्य होता है, लिख दीजिएगा। प्रोटीन एक कार्बनिक जटिल यौगिक होता है। ठीक है। और इसके बारे में लिख दीजिएगा कि क्या काम है। प्रोटीन की कमी से क्या क्या रोग होता है, क्वास्कियोर, मरासमस, और मरासमस क्वास्कियोर दोनों रोग होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वास्कियोर और मरासमस के बारे में यहाँ पे लिखा है और हम पढ़ा भी चुके हैं पहले, समझ गए। चलिए, विटामिन का वर्गीकरण करना है, तो देखिए विटामिन के वर्गीकरण में एक विटामिन होता है वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। जो जल में वसा में घुलनशील होता है वो होता है ADEK, यह वसा में घुलनशील है, और इसके बारे में लिख दीजिएगा सब में, तो ये हो जाएगा। और जो जल में घुलनशील है तो लिखिएगा जल में घुलनशील, जो कि मात्र B और C है जल में घुलनशील, तो B और C को जल में घुलनशील में वर्णन कीजिएगा, और बाकी जो 4 उधर है वह वसा में घुलनशील में वर्णन कीजिएगा, तो हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 10 नंबर में पूछता है, जो कि मैं पढ़ा भी चुका हूँ। विटामिन के स्रोत और कार्य लिखना है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। विटामिन A से लेकर विटामिन K तक मैं बता चुका हूँ। ठीक है। सबके नाम भी बता चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सिर्फ और सिर्फ विटामिन A के बारे में, कि विटामिन A के कमी और कार्य और अधिकता के बारे में लिखे। तो विटामिन A के कमी से जीरोसिस कंजक्टिवाइटिस होता है, जीरोसिस कॉर्निया होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बीट स्पॉट होता है, केटोमेलेसिया होता है, फॉलिकल हाइपर क्रेटोमेसिस होता है, और अवशोषण और संग्रह होता है। ठीक है। विटामिन A के प्रभाव से ज़्यादा होता है तो भोजन के प्रति अरुचि, सिर दर्द, त्वचा में खुशी। विटामिन A कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया। ठीक है। चलिए, बाकी विटामिन D के कारण से भी वही है, सूखा रोग होता है। ठीक है। सूखा रोग के बाद और सारे जो है हड्डी के रोग होता है। BMR क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से चीज़ होते हैं, तो BMR को प्रभावित करने वाला जो होता है, देख लीजिए आपके सामने में है, उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधियाँ, शारीरिक बनावट, वातावरण, हार्मोनल प्रभाव, शारीरिक तापमान और नींद, ये सब जो है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करता है। ठीक है। और ये होता क्या है, लिख दीजिएगा, ऊपर में हम PDF दे देंगे। ठीक है। चलिए, BMR का जो फार्मूला होता है निकालने का, BMI का यही फार्मूला है, आपका यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए क्या फार्मूला होता है BMI का। इम्पेरियल फार्मूला और मैट्रिक फार्मूला दोनों यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब संतुलित आहार क्या होता है, तो संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें कीमती संतुलित आहार हो, एक होता है सम संतुलित आहार और एक सस्ता संतुलित आहार। तो ये 3 तरह से संतुलित आहार, कीमती भी होता है और एवरेज भी होता है और सस्ता भी होता है संतुलित आहार। ठीक है। आहार नियोजन क्या क्या होता है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है। गर्भवती महिला को कौन कौन से आहार देने चाहिए, कैलोरी वाला, प्रोटीन वाला, कैल्शियम वाला, आयरन वाला, विटामिन A वाला, ये सब जो है गर्भवती महिलाओं को ये सब वाला आहार देना चाहिए। ठीक है। चलिए, मरासमस पढ़ा चुके हैं क्या होता है, क्वास्कियोर भी पढ़ा चुके हैं क्या होता है। भोजन पकाना क्या है, भोजन पकाने का विभिन्न उद्देश्य लिखे, तो ये आपका यहाँ पे भोजन पकाना क्या होता है और उद्देश्य लिखा है कि भोजन क्यों पकाते हैं। ठीक है। बाकी विधि जो होता है वो होता है बेजिंग विधक, तेज़ खुली आंच पर पकाना, भूनना या बेकिंग करना। ठीक है। उसके बाद आपका आता है
स्वीटेनिंग, सिझाना, तलना, ठीक है, पोचिंग करना, सिमरिंग करना, उबालना, ये सब जो है भोजन पकाने की, भाप में पकाना, स्टीमिंग, ये सब भोजन पकाने की विधि है। ठीक है, भोजन संरक्षण परिरक्षण क्या होता है, तो खाद्य पदार्थों को सड़ने गलने से बचाने के लिए ही जो है भोजन संरक्षण या परिरक्षण होता है, जिसमें जो है उसके भोजन को कैसे संग्रह किया जाए, कैसे रखा जाए कि भोजन को जो है संदूषित होने से बचाया जाए। बाकी भोजन को संदूषित होने के जो विधि है बचाने का, वो होता है कैनिंग, मतलब डिब्बा बंद करके सजाना, ठीक है, उसके बाद फ्रीजिंग करना मतलब फ्रीज में रखना, उसके बाद है संरक्षण मिलाना, मतलब ऊपर से कोई चीज़ मिलाकर रखते हैं तो जिससे सामान बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, चीनी से जो है आप चीनी मिलाकर चीज़ों को लंबे समय तक रख सकते हैं, रेडियोधर्मी किरण का उपयोग करके, और किसी भी चीज़ को सुखाकर लंबे समय तक रख सकते हैं जो खाने वाला हो। ठीक है, साथ ही पानी में खौलाकर भी रख सकते हैं और पाश्चुराइज भी करके आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए खाद्य अपमिश्रण क्या होता है, तो खाद्य अपमिश्रण का मतलब होता है कि मुनाफा अधिक कमाने के मकसद से भोजन में भोजन से संबंधित पदार्थों में बाहर से कुछ ऐसे पदार्थों को मिलाने को ही जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो उसे खाद्य अपमिश्रण कहते हैं। बाकी अगर ये मिलाएगा तो क्या क्या जो है परेशानियां होगा ये आप समझ लीजिए, जिसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, पाश्चुराइजेशन मैं आपको कल ही बता दिया हूँ कि पाश्चुराइजेशन में होल्डर विधि, हाई टेम्परेचर एम शॉर्ट टाइम विधि और अल्ट्रा टेम्परेचर, ये 3 विधि का उपयोग किया जाता है पाश्चुराइजेशन में। तो ये 5 नंबर में पूछ सकता है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये हम बता चुके हैं पहले। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या होता है, PEM क्या होता है, तो वैसा कुपोषण जिसमें प्रोटीन और जिसमें क्वास्कियोर और मरासमस दोनों हो, यानी एनर्जी और प्रोटीन से होने वाला दोनों रोग हो, वही प्रोटीन एनर्जी कुपोषण होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आहार का रूपांतरण, यानी रोगियों को कौन कौन से आहार जो है रूपांतरित करके उसके आवश्यकता अनुसार दिया जाता है, तो ये देख लीजिए। उच्च प्रोटीन युक्त आहार, कम प्रोटीन युक्त आहार, उच्च रेशेदार आहार, कम रेशेदार आहार, उच्च कैलोरी युक्त आहार, कम कैलोरी युक्त आहार, उच्च सोडियम युक्त आहार, कम सोडियम युक्त आहार, तरल आहार, नरम आहार, रफेज आहार, अनुत्तेजक आहार। तो ये सब आहार का अलग अलग रूप है जो अलग अलग मरीजों को उसके हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, चलिए रोगी और आहार को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है, तो पहला कारक पर्यावरण कारक होता है, दूसरा सांस्कृतिक कारक होता है। ठीक है, तीसरा नर्स की जिम्मेदारी होता है कि वह कैसे जो है आहार को, सामाजिक जिम्मेदार होता है। ठीक है, आयु होता है जिम्मेदार। ठीक है ना, विभिन्न तरीके के चीज़ें हैं जो आपके पोषण को और मरीजों को प्रभावित करता है। ठीक है, पोषण शिक्षा क्या होता है, तो पोषण के बारे में दिया जाने वाला शिक्षा, जिसमें पोषण के बारे में हर एक चीज़ बताया जाता है कि किसको कैसे पोषण लेना चाहिए, बच्चे को कैसे, गर्भवती को कैसे, बूढ़े को कैसे, किस प्रकार के किस मरीज को जो है पोषण लेना चाहिए, तो ही ना पोषण शिक्षा होता है। बाकी पोषण शिक्षा देने का क्या मतलब है, क्यों दिया जाता है, तो उसका उद्देश्य लिख देंगे। ठीक है, चलिए मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है, तो भारत सरकार ने इसे 1961 में शुरू किया गया और यही मिड डे मील प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये हो गया, आप लोग को मैं यहाँ पे बता दिया। बाकी आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपका यहाँ पे समाप्त होता है। और मैं जो आपको बताया आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है, हम रिवीजन कर दिए, आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरे PDF को। यहीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। आपको एग्जाम में TB से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा, डायरिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, TB, डायरिया और पोलियो से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ये 3-4 चीज़ें बीमारी आपसे पूछ सकता है। बाकी क्वास्कियोर, मरासमस, ये सब तो हम पढ़ा ही दिए हैं। TB के बारे में पढ़ लीजिएगा, डायरिया, अतिसार के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मच्छर से होने वाले रोग जो है डेंगू, टाइफाइड, इसके बारे में पूछ सकता है, तो लिख दीजिएगा, ये सब एक बुखार है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जितना हो सका है, बहुत बोले हैं, बहुत बोलने पर एनर्जी लॉस हो जाता है। बाकी हम लोग विदा लेते हैं, तब तक धन्यवाद।